Hello and good morning to all. Today we are going to start our new chapter, Colonism and the Countryside. Colonism, it means the rule of Britishers, and what was the effect of the rule of Britishers on the countrysides of India. Countryside, it means the rural areas. And here we will also discuss about the exploring about the official आर्चेज. ऑफिशियल आर्चेज इट मीन्स जो गवर्नमेंटेड आर्चेज थे, जो सरकारी अभिलेख थे, उनका भी यहाँ पे स्टडी की जाएगी इस चैप्टर में. तो ब्रिटिशर्स ने अपनी यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लागू की थी, और वो इसलिए लागू की थी ताकि वो जो ब्रिटेन में बनने वाला प्रोडक्ट है, जो मशीन मेड प्रोडक्ट था, उसको यहाँ पर बेचा जा सके और यहाँ से रॉ मटेरियल को वहाँ इंग्लैंड में पहुँचाया जा सके. इसलिए उन्होंने इंडिया को यहाँ पर डिस्कवर किया था. साथ साथ उन्होंने हमारे जितने भी इंडियन प्रॉपर्टी है या हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, उन सब का भी उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया था. वो जो कभी हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उसको उन्होंने बिल्कुल पुअर बना दिया था, कंगाल बना दिया था. और उन्होंने अपनी उन जो भी भू राजस्व नीति थी, जितनी भी लैंड पॉलिसीज़ थी, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए थे. टाइम टू टाइम उन्होंने जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट और महलवारी सेटलमेंट, ये कुछ उनकी लैंड पॉलिसीज़ थी जो टाइम टू टाइम उन्होंने लागू की थी. और इनके लागू करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एम था कि किसी भी तरह से हमारे इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके वो इंग्लैंड में भेजना चाहते थे, और यही उन्होंने काम किया था. और इसके साथ साथ उन्होंने अपने उस इम्पीरियलिज़म पॉलिसी को भी पूरा करना चाहा था. एक और उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपनी वो कॉलोनी बनाना, इंडिया जैसे देश को कॉलोनी बनाना, और उन देशों को वो ज़्यादा कॉलोनी बनाते थे जहाँ पर उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता था. अभी हम यहाँ इस चैप्टर में उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर फेमाइन रहता था, टाइम टू टाइम कितना अकाल पड़ा, और उसके बावजूद भी उन्होंने लगातार यहाँ का एक्सप्लॉयटेशन किया था. इस चैप्टर में बताया गया है, यू विल डिस्कस अबाउट द कॉलोनी रूल विच मेंट टू दोज हु लिव्ड इन द कंट्री साइड. कि कॉलोनी रूल मतलब ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल का सीधा मतलब क्या है, यहाँ पे हम ग्रामीण इलाके की बात करेंगे. कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण इलाका. और हम यहाँ पे इस चैप्टर में बंगाल के ज़मींदारों का डिस्कस होगा. साथ ही साथ राजमहल हिल्स में रहने वाले पहाड़िया और संथाल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन मूव टू द वेस्ट टू द डेक्कन, और डेक्कन का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ के बारे में भी डिस्कस करेंगे. As you will look at the way in the English East India Company established its Raj in the countryside. जैसा कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिर्फ एक कंपनी थी, बल्कि पूरी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ रूल नहीं किया था, बल्कि एक कंपनी ने यहाँ पर रूल किया था. और इवन इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत ज़्यादा मतलब अपोजिटर भी थे. वहाँ दूसरी कंपनीज भी थी इंग्लैंड में जो इसका अपोजिशन कर रही थी इनके मोनोपोली राइट का. इन्होंने यहाँ पर रेवेन्यू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की थी. इवन द पॉलिसीज़ मेंट टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड हाउ दे चेंज्ड एवरीडे लाइफ. जैसे उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट पॉलिसीज़ लागू की तो इससे लोगों की ज़िंदगी बदल गई थी. द लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पीपल. जो कानून यहाँ बनाए गए बाय द स्टेट यहाँ पर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कानून बनाए थे उससे लोगों के में बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज आए. मतलब उसका सीधा सा असर किस पे आया, लोगों की लाइफ पे आया था. दे determine to an extent who grows richer and who poorer. जो भी ला यहाँ लागू किए गए, उन्हीं ला से ये श्योर हो गया, ये डिटरमाइन हो गया कि कौन अमीर होता चला गया और कौन पुअर होता चला गया था. which requires new land and who loses the land they have lived on. और इन्हीं पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग और इन्हीं लाज के अकॉर्डिंग ये श्योर हो गया कि किसको नई ज़मीन मिली और किसने अपनी ज़मीन को खो दिया था, जो उस ज़मीन पर कभी पहले रहते थे, जिनका उन पर कंट्रोल था, लेकिन उन्होंने अपने उस लैंड को लॉस कर दिया था. वेयर एज पेशेंट गो एंड दे नीड मनी. एज यू विल सी हाउएवर पीपल वर नॉट ओनली सब्जेक्ट टू द वर्किंग ऑफ द लॉज. इन कानून को लागू करने का जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो पीजेंट्स है वही उनका निशाना नहीं बने थे, बल्कि कभी कभार ऐसा भी हुआ था कि जो पीजेंट्स हैं उन्होंने अपने जो उनको उचित लगा, बिलीव टू बी जस्ट मतलब उचित, जो उनको उचित लगा उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लाज का अपोजिशन भी किया. रेसिस्टेड मीन्स अपोजिशन भी करना. इन डूइंग सो पीपल आई डिफाइंड द वे इन विच लाज ऑपरेटेड.
इन डूइंग सो, ऐसा करके द पीपल डिफाइंड द वे, लोगों ने वो तरीके निकाल लिए इन विच लॉ ऑपरेटेड, जिस तरीके से लाज काम करें, मतलब लोगों ने अपना तरीका निकालना शुरू कर दिया था। देयर फॉर मॉडिफाइंग देयर कॉन्सिक्वेंसेज, और उन्होंने इससे क्या हुआ, जो लाज के परिणाम निकल रहे थे वो बदलने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस चीज़ का अपोजिशन कर दिया था। कौन से लोगों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? जो कंट्री साइड थे, जो विलेज पर्सन थे, उन लोगों की बात कर रहे हैं हम, विलेजर्स की। एज वेल एज यू विल सी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द सोर्सेज दैट टेल अबाउट दिस हिस्ट्रीज। हम यहाँ पे सोर्सेज के भी बारे में डिस्कस करेंगे। सोर्सेज, जिन सोर्सेज से हमें कंट्री साइड्स के बारे में पता चलता है, एंड प्रॉब्लम हिस्टोरियन फेस टू इंटरप्रेट दैम, और जिन प्रॉब्लम्स को हिस्टोरियन को फेस करना पड़ा, किसको, इन सोर्सेज को इंटरप्रेट करने में, टिप्पणी देने में जो प्रॉब्लम्स आई उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कहते कौन कौन से यहाँ पर जो सोर्सेज थे, एक तो था रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड सर्वेस, जितने भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड थे, जो भी लगान या टैक्स लिया जाता उसका रिकॉर्ड, दूसरा उनके पूरे सर्वे किए जाते थे, कहाँ ज़मीन है, कहाँ पहाड़ी एरिया है, कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ फॉरेस्टेड एरिया है, कहाँ से रास्ते हैं, कहाँ अच्छी ज़मीन है, कहाँ पर बंजर ज़मीन है, ये सारे सर्वे किए जाते थे। जर्नल्स, पत्रिकाएँ एंड अकाउंट्स लेफ्ट बाय द सर्वेयर, सर्वेयर ने जो यहाँ पर अकाउंट छोड़े, जो बुक्स लिखी या जो भी यहाँ ब्यौरा छोड़ा, एज वेल एज द ट्रैवलर्स एंड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंक्वायरी कमीशन, और यहाँ टाइम टू टाइम इंक्वायरी कमीशंस भी आए थे। जैसे 5th रिपोर्ट तैयार की गई थी, उनके बारे में हम अपने चैप्टर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स भी तैयार की गई थी। यहाँ पर ये जो फ़ोटो दी गई है, यहाँ पर कॉटन को लाया जा रहा है, और ये जो कॉटन है ये बैलगाड़ी में डाल के और लाया जा रहा है, और ये एक पिक्चर बनाई गई थी 1861 में। नेक्स्ट और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक, बंगाल एंड द ज़मींदार, कि बंगाल में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल किया था, और वहाँ पर ज़मींदारों की कैसी कंडीशन थी, उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एज यू नो, कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल। इट इज़ हियर दैट द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स वर मेड टू रीऑर्डर रूरल सोसाइटी एंड एस्टेब्लिश ए न्यू रिजाइम ऑफ लैंड राइट्स एंड न्यू रेवेन्यू सिस्टम। कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ सबसे पहले बंगाल में, और ये भी बताया गया कि जितने भी अर्लीस्ट अटैम्प्ट थे वो इसलिए किए गए थे, जितने भी कानून बनाए गए या जो शुरुआत की गई थी, ट्राई किए गए थे, वो रूरल सोसाइटी को फिर से ऑर्डरिंग में लाना था, फिर से मैनेज करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। एज वेल एज दे वांटेड टू सेटअप ए न्यू रिजाइम, और एक नया शासन यहाँ पे लागू करना चाहते थे, यहाँ के पर लैंड राइट लेना चाहते थे, नया रेवेन्यू सिस्टम लागू करना चाहते थे। चलो ये कह रहे कि बंगाल के अंदर उन दिनों क्या हुआ था वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है, ये एन एक्शन इन बर्धवान केस स्टडी है, एक एग्जांपल दिया हुई, बहुत सारी थी वहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक के डिस्कस करते हैं। ये बर्धवान एक जगह है बंगाल में, और वहाँ के बारे में एक नीलामी हुई थी, किसकी? पूरे एस्टेट की। एक एस्टेट का अगर जिक्र किया जाता है तो वो एस्टेट का मतलब है कि 400 से 500 गांव एक एस्टेट के अंडर आते थे। नेक्स्ट 1797 में बर्धवान, जो आज बर्धमान कहा गया है, वहाँ की नीलामी हुई थी। और 1797 मतलब ये कह रहे कि एक ना उन्होंने अपना एक पॉलिसी बना दी थी, एक लैंड पॉलिसी बनाई थी, और वो लैंड पॉलिसी कौन सी थी? वो थी परमानेंट सेटलमेंट। 1793 में इस परमानेंट सेटलमेंट को लागू कर दिया गया था। तो इसके लागू होने के 4 साल के बाद वहाँ पर बर्धवान का जो एस्टेट है उसको नीलाम कर दिया गया था। बर्धवान का राजा था, राजा मतलब ज़मींदार, उसका नाम क्या था? तेजचंद। उन्होंने नीलामी करवाई थी, एक बहुत बड़ी पब्लिक इवेंट थी, बहुत बड़ी घटना थी। महाल्स, महाल्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एस्टेट। एस्टेट मतलब जिस एस्टेट के अंदर 400 से 500 गांव इंक्लूड होते थे, उन सब की ज़मीन। परमानेंट सेटलमेंट दैट वर बीइंग that come into operation in 1793, ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड इट द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे। अब क्या किया, इस सेटलमेंट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो लगान है वो फिक्स कर दिया था नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो ज़मींदार है, हर ज़मींदार को वो टैक्स पे करना था। हर ज़मींदार के पास एक ज़मींदारी होती थी, वो ज़मींदारी पूरी एस्टेट की ज़मींदारी हुआ करती थी, तो ज़मींदारी के ऊपर रेवेन्यू लगा दिया जाता था, और वो फिक्स था, पहले ही हाई रेवेन्यू ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगा दिए थे। और ये भी रूल निकाल दिया था कि जिस एस्टेट की
का पेमेंट टाइम पे नहीं की जाती थी तो उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, उसको नीलाम कर दिया जाएगा और जो नीलामी से पैसा मिलेगा उसी से रेवेन्यू की रिकवरी की जाएगी। तो ये राजा जो है ये बताया गया, सिंस द राजा हैड एक्यूमुलेटेड हुज एरियर्स हिज एस्टेट हैड बीन पुट अप फॉर द ऑक्शन। अगर राजा यहाँ किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? यहाँ ज़मींदार के लिए वर्ड यूज़ किया गया, यहाँ किंग के लिए नहीं है, क्योंकि गांव का जो हेड है वो किसको मानते थे? वो ज़मींदार को मानते थे। तो राजा वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो बात यहाँ बताई गई है कि जब राजा के पास, उस ज़मींदार के पास बहुत ज़्यादा बकाया राशि एक्यूमुलेट इकट्ठी हो जाती थी तो उसकी एस्टेट को नीलाम कर दिया जाता था। बहुत सारे परचेजर आते थे, उसमें न्यूमरस परचेजर केम टू बी ऑक्शन एंड द एस्टेट वर सोल्ड टू द अर्लीस्ट बीडर। जो हाईएस्ट बीडर, जो भी सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला दलाल होता था। बीडर कौन होता है? दलाल, जो बोली लगाने वाले होते हैं। जो सबसे ज़्यादा पैसे देता था उसको ही वो ऑक्शनिंग करवाई जाती थी। वो मतलब जो ज़मीन है वो उसको दे दी जाती थी। लेकिन कलेक्टर जो है जल्दी ही उन्होंने हेरा फेरी को ढूंढ लिया था। जो कलेक्टर के सुपरविज़न में सारा काम होता था। कलेक्टर किसका होता था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो कलेक्टर ने जल्दी ही एक ट्विस्ट टू द टेल इट मीन्स उस हेरा फेरी को ढूंढ लिया था। ये हेरा फेरी क्या थी? क्योंकि ज़मींदार जो है अपनी ज़मींदारी को अपने पास ही रख लेते थे और ये ज़मींदारी का जो बताया गया है उससे ये हो जाता है कि भाई वो अपनी ज़मींदारी को दूसरों के हाथों में नहीं जाने देते थे। उसके लिए उन्होंने कई तरीके अपना लिए थे। मैनी ऑफ द परचेजर टर्न्ड आउट टू बी सर्वेंट एंड एजेंट ऑफ राजा हु हैड बॉट द लैंड ऑन बिहाफ ऑफ देयर मास्टर। कि जब भी कभी ऑक्शनिंग होती थी तो ऑक्शनिंग में बहुत सारे जो परचेजर, जो ख़रीदार होते थे वो राजा के ही या तो नौकर या उसके एजेंट हुआ करते थे, जो राजा, मास्टर मतलब राजा के आधार पर ही उस ज़मीन को ख़रीद लेते थे। पैसे देने वाला वही खुद होता था और ख़रीदने वाले बीच में एजेंट बना देते, अपने एजेंट और अपने नौकरों को भेज दिया करता था। वास्तव में वो फर्जी ऑक्शनिंग हुआ करती थी। 95% ऐसे ही फिक्टिशियस ऑक्शनिंग हुआ करते थे। 95% जो है फर्जी नीलामी हुआ करती थी। राजा के एस्टेट पब्लिकली तो बिक जाती थी, सबके सामने तो बिक जाती थी, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो ज़मींदारी उसी के कंट्रोल में रह जाती थी। अब यहाँ को बहुत कई क्वेश्चंस रेजअप होते हैं। कौन कौन से हैं कि भी जो राजा है, वाई हैड द राजा फेल्ड टू पे द रेवेन्यू। राजा रेवेन्यू टाइम पे क्यों नहीं कर पाता था? क्या कारण था? कौन उसके जो है रेस्ट्रिक्शन डाल रहा था, कौन पाबंदी डाल रहा था, और हु वर द परचेजर एट द ऑक्शन, या ऑक्शनिंग में कौन खरीदार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी टेल अस अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग इन द रूरल एरियाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया एट दैट टाइम। और ये स्टोरी हमें बताती है कि उस टाइम पे गांव के अंदर क्या घटित हुआ था, वो सारा यहाँ पर बताया गया है। चलो, अभी तो हमने किया है बर्दवान का की ऑक्शनिंग के बारे में किया, ये केस स्टडी हमने की है कि राजा तेज चंद की जो ज़मींदारी है वो बिक गई थी, लेकिन वो एक्चुअली फिक्टिशियस जो थी ज़मीन नीलामी हुई थी, वास्तव में बिकी नहीं थी। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। अनपेड रेवेन्यू की बड़ी समस्या आ रही थी। रेवेन्यू को टाइम पे नहीं किया जा रहा था, तो क्या समस्या थी? एस्टेट ऑफ द बर्धवान राज वर नॉट द ओनली वन सॉल्व ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 18th century। अबाउट 75% ऑफ जमींदारी चेंज हैंड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट। केवल एक ही केस बर्धवान का नहीं था जो कि ज़मींदारी को बेचा गया था, बल्कि ऐसे 75% ऐसी ज़मींदारी थी जो कि परमानेंट सेटलमेंट के बाद चेंज हो गई थी। इसकी परमानेंट सेटलमेंट के इंट्रोड्यूस होने के बाद ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये उम्मीद हो गई थी कि वो उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, रिजॉल्व द प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? जो उन्होंने बंगाल को जीतने के बाद शुरू हुई थी। बंगाल को कब जीता था उन्होंने? 1757 में। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, और प्लासी की लड़ाई होने के बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों की का कंट्रोल हो गया था। तो इनको लग रहा था कि अब तो हमारी जीत हो गई है, लेकिन जो भी उनके सामने प्रॉब्लम आ रही थी, अब उनको लग रहा था कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है परमानेंट सेटलमेंट लागू होने के बाद। और ये लेकिन ऐसा हुआ कि भाई 1770s में, 70 के दशक में, ये तो 60s का दौर था 1757, अब 70s की बात करते हैं कि जो गांव की इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी, वो प्रॉब्लम में थी। क्रिसिस मतलब बड़ी प्रॉब्लम में थी, विद द रिकरेंट फेमाइन एंड द डिक्लाइनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। भाई प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, एक तो अकाल पड़ रहे थे, फेमाइन आ रही थी, और एग्रीकल्चरल आउटपुट भी अच्छा नहीं था, खेत में अच्छी फसल नहीं हो रही थी। तो दो समस्याएँ थी, दोनों समस्याओं के हुए बंगाल के गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा रही थी।
Officials felt that agriculture, trade, and the revenue resources of the state could all be developed by encouraging investment in the agriculture. कह रहे हैं कि भी अफसरों ने ये महसूस किया कि एग्रीकल्चर, ट्रेड और रेवेन्यू रिसोर्सेज को तभी बढ़ाया जा सकता है, ये तभी डेवलप हो सकते हैं जब गांव के अंदर खेती पर खर्चा किया जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर किया जाएगा तो इससे एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा, इससे ट्रेडिंग भी बढ़ेगी और इससे रेवेन्यू रिसोर्स भी बढ़ जाएंगे, तो तीनों चीज़ बढ़ जाएंगी। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कब हो सकता था, जब उनके प्रॉपर्टी पर उनके राइट्स हो जाएंगे, किसके, अंग्रेज़ों के। दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। जब प्रॉपर्टी पर अधिकार हो जाएगा तो ऐसा हो सकता था। एज वेल एज परमानेंटली फिक्सिंग द रेट ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। और ये कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू डिमांड है अगर उसके रेट फिक्स हो जाएँ तो ऐसा पॉसिबल था। ये किसका मानना था? ब्रिटिशर्स का मानना था। आगे कह रहे कि अगर रेवेन्यू डिमांड को फिक्स कर दिया जाए तो तभी कंपनी की जो इनकम है वो पूरी तरह से वो उसकी भी इनकम रेगुलर फ्लो में आ जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी। एंड while entrepreneurs could feel sure of earning a profit from their investment, इवन जो एंटरप्रेनर्स हैं, जो खर्चा करने वाले उद्योगी हैं, वो उद्योगी का भी एक उम्मीद हो जाएगी कि उनको प्रॉफिट मिलेगा। जो वो खर्चा कर रहे हैं, खर्चा करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको प्रॉफिट मिलेगा। सिंस द स्टेट वुड नॉट साइफन इट ऑफ बाय इंक्रीजिंग इट्स क्लेम। और इसके अलावा जो स्टेट है वो भी बेईमानी से इस पर अपना हक भी नहीं जता पाएगी। साइफन ऑफ मतलब बेईमानी जताना, तो बेईमानी भी नहीं जता पाएंगे। जो अगर रेट फिक्स ही कर दिया जाएगा तो फिक्स करने पर ना तो ज़मींदार क्लेम कर सकता, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी क्लेम कर सकती है। प्रोसेस ऑफिशियल्स ऑप्ट वुड लीड टू द एमरजेंस। अब ऑफिशियल्स ऑप्ट मतलब अफसरों ने उम्मीद की द प्रोसेस वुड लीड टू द एमरजेंस ऑफ ए क्लास ऑफ ह्यूमन, कि इस प्रोसेस से एक और नई क्लास, एक नई ग्रुप का उदय होगा। और वो कौन से होंगे? ह्यूमन फार्मर, मतलब भूमिधर किसान। तो भूमिधर किसान जो है इस पर अपना का एक नया ग्रुप उभर कर सामने आएगा। रिच लैंड ऑनर्स हु वुड हैव द कैपिटल एंड एंटरप्राइज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। अब साथ साथ कह रहे हैं कि भाई जो रिच लैंड ओनर हैं, हु वुड हैव द कैपिटल एंड एंटरप्राइज rich landowners who would have the capital and enterprise to improve the agriculture। इससे कहा गया है कि जो रिच लैंड ओनर्स हैं वो अपना पैसा भी लगाएंगे और अपना उसमें हार्ड वर्क भी करेंगे, जिससे एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगा। नर्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, उनको सहारा किसका मिलेगा? ब्रिटिशर्स का। दिस क्लास वुड ऑल्सो बी लॉयल टू द कंपनी। और ये जो क्लास है वो ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा वफादार बनी रहेगी, ये इनका मानना था ब्रिटिश ऑफिसर्स का, कि ये जो ज़मींदार ग्रुप बनेगा दैट वुड बी वेरी लॉयल टू द कंपनी। Problem, however, lay in identifying individual who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue to the state। प्रॉब्लम लेकिन बनी रही। प्रॉब्लम किसके सामने थी? उन इंडिविजुअल्स के सामने थी जो दोनों ही काम कर रहे थे, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में और फिक्स रेवेन्यू को पे करने में। मतलब ये प्रॉब्लम थी। अब एक ऐसे इंडिविजुअल्स को ढूंढना था जो दोनों ही समस्याओं को दूर कर दें, मतलब कि एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव कर दे और दूसरा काम क्या था कि जो फिक्स रेवेन्यू किया गया है परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग उसको भी पे कर दें। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डिबेट अमंग कंपनी ऑफिसर्स द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द राजा एंड तालुकदार ऑफ बंगाल। अब बहुत बड़ी डिबेट हुई कंपनी ऑफिसर्स के बीच में। उन्होंने अब क्या किया, जो स्थायी बंदोबस्त बनाया था वो बंगाल के राजा और तालुकदारों के साथ कर लिया था। उनके साथ उन्होंने अपनी एक संधि कर ली, उनके साथ बातचीत की बंगाल के गांव के तालुकदार और ज़मींदारों के साथ। देवर नाउ क्लासिफाइड एज ज़मींदार। उनको क्या कहते थे? ज़मींदार कहते थे, राजा जिसको हमने बताया है। और सारा का सारा जो रेवेन्यू है वो उन्हीं को पे करना पड़ता था। एज वेल एज दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड इन परपेचुइटी फॉर द लॉन्ग टाइम और कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यूटी में रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था वो सारा का सारा ज़मींदार को पे करना था। और इस डेफिनेशन में ज़मींदार एक लैंड ओनर ना होके बल्कि उसको एक रेवेन्यू कलेक्टर का दर्जा दे दिया गया था। जो ज़मींदार होते थे उनके अंडर करीबन 400 के आसपास गांव आते थे। और कंपनी ने जो कैलकुलेशन किया था
द कंपनी कैलकुलेशंस द विलेज विद इन वन जमींदारी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू एस्टेट। तो कंपनी की कैलकुलेशन में एक जमींदारी एक एस्टेट मानी जाती थी, यानी कि एक ज़मींदारी के अंदर करीबन 300 से 400 गांव होते थे, ज़्यादा भी हो सकते थे, उसको एक एस्टेट का दर्जा दिया जाता था। कंपनी फिक्स्ड द टोटल डिमांड ओवर द एंटायर। कंपनी ने अपनी जितनी भी टोटल रेवेन्यू डिमांड थी वो पूरी एस्टेट के ऊपर लागू कर दी थी, चाहे ज़मींदार कैसे भी उसको पे करे। ज़मींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द डिफरेंट विलेजेस। ज़मींदार अलग अलग गांव से रेंट को कलेक्ट करते, रेंट मतलब जो रेवेन्यू लगाया है उस रेवेन्यू को अलग अलग गांव से कलेक्ट किया जाता है एंड पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी। और वही जो रेंट इकट्ठा होता था उसको एज ए रेवेन्यू कंपनी को पे कर दिया जाता था एंड रिटेन्ड द डिफरेंस एज इज इनकम। और इसमें जो भी बीच में रह जाता, मतलब रेंट इकट्ठा किया, रेंट इकट्ठा करने के बाद रेवेन्यू पे किया, लेकिन थोड़ी बहुत जो इनकम बच जाती थी वो ज़मींदार की खुद की पर्सनल इनकम हुआ करती थी। ही वॉज एक्सपेक्टेड टू पे द कंपनी रेगुलरली, फेलिंग विच हिज एस्टेट कुड बी ऑक्शन्ड। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो ज़मींदार है वो कंपनी को लगातार पे करेगा, उसका रेवेन्यू टाइम पे कर दिया जाएगा। अगर ऐसा करने में ज़मींदार फेल हुआ तो उसकी एस्टेट को नीलाम कर दिया जाएगा, ऐसा कंडीशन ज़मींदार के सामने रखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है हमारा, वाई ज़मींदार डिफ़ॉल्टेड ऑन पेमेंट। ज़मींदार जो है वो टाइम पे पेमेंट क्यों नहीं करते थे, डिफ़ॉल्ट करते थे, दोषी बन जाते थे पेमेंट में, क्या कारण थे ऐसे हम आपको यहाँ पर 4 रीजंस को डिस्कस करेंगे जो ज़मींदारों के सामने आए थे पेमेंट करने में। कंपनी ऑफिसर्स ने फील किया कि भाई जो फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड है इससे ज़मींदार की सेंस ऑफ सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट की रिटर्न बढ़ जाएगी। मतलब क्या है कि एक तो ज़मींदार अपने आप को सेफ मानना शुरू कर देंगे, दूसरा उन्होंने जो खर्चा लगाया है ज़मींदारों ने एग्रीकल्चर में वो भी उनका वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। एज वेल एज एनकरेज देम टू इम्प्रूव देयर एस्टेट। यहाँ तक कि ज़मींदारों को उनकी एस्टेट को इम्प्रूव करने के लिए भी एनकरेज किया जा सकेगा। किसके बाद, वो सिर्फ और सिर्फ इस फिक्स रेवेन्यू के बाद। In the early decades after the permanent settlement, however, zamindars regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balance accumulated. लेकिन फिर भी इतनी एक्सपेक्टेशंस रखी गई थी, इतना होने के बावजूद भी ज़मींदार टाइम पे रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे और उनका जो अनपेड बैलेंस है वो एक्यूमुलेट होता गया, वो बढ़ता चला गया, एरियर्स बढ़ते ही चले गए, बहुत ज़्यादा बर्डन उनके ऊपर आ गया था। अब क्या क्या रीजंस हैं हम यहाँ पे रीज़न करेंगे। क्वेश्चन इज़ हेयर एंड आंसर इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न ये कह दिया कि भी स्टार्टिंग में जब परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लागू किया गया तभी से उस रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा था, वेरी हाई था। और ये इसलिए लगा दिया गया था ताकि जो इन फ्यूचर मान लिया अगर कोई भी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कल्टीवेशन एक्सपेंड हो जाती है या प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उस टाइम पे कंपनी कोई भी दावा ना कर सके, कोई क्लेम ना कर सके। तो पहले ही कंपनी ने अपनी चालाकी दिखाते हुए डिमांड हाई कर दी थी, बहुत ज़्यादा प्राइसेस, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मतलब लगान लगा दिया था ज़मीन पर। टू मिनिमाइज दिस एंटिसिपेटेड लॉस, और इस नुकसान को कम से कम नुकसान करने के लिए द कंपनी पैक्ड द रेवेन्यू एट हाई लेवल। तो कंपनी ने पैक्ड मतलब फिक्स कर दिया, अपने रेवेन्यू को पहले ही फिक्स कर दिया, कितना बहुत ज़्यादा हैवी उन्होंने फिक्स कर दिया था। तो पहला कारण था, फर्स्ट रीज़न द रेवेन्यू डिमांड वाज वेरी हाई। और ये आर्गुमेंट दिया गया कि ज़मींदार के ऊपर जो बर्डन है हाई रेवेन्यू डिमांड का वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और प्राइसेस, जो फसल के प्राइसेस है वो भी बढ़ जाएंगे, तो ज़मींदार को रेवेन्यू पे करना इजी हो जाएगा। एक रीज़न हमारा डिस्कस हो गया। सेकंड रीज़न क्या था, द हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड ऑन द 1790 के दशक में इस हाई डिमांड को लागू किया गया था। ये वो टाइम था जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के जो प्राइसेस हैं, जो फसल, जो अनाज की कीमत है वो उस टाइम पे बहुत कम थी। ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, रैयत मतलब किसान के सामने बड़ी समस्या आ रही थी कि जो भी ज़मींदार के ड्यूज़ है उसको पे करना। और जो ज़मींदार है वो
ना तो रेंट को कलेक्ट कर सकते थे, और अगर रेंट कलेक्ट नहीं हो पाता था तो कंपनी को कैसे पे करेगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा है प्राइसेस वर वेरी लो एट दैट टाइम। नेक्स्ट रीज़न इज़ द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल। रेवेन्यू जो वो सेम था, वो कभी भी ना तो कम होता था ना ज़्यादा होता था, भले ही हार्वेस्ट कैसे ही हो, फसल अच्छी हो बुरी हो कैसी भी हो, अगर ख़राब फसल होती थी तो भी इस रेवेन्यू को कम नहीं किया जाता था, और वो पंचुअली पे करना पड़ता था। और एक और उन्होंने एक अपना सनसेट लॉ बना दिया था। सनसेट लॉ क्या था, अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पेमेंट फिक्स डे के सनसेट तक नहीं जमा करवाया गया तो ज़मींदारी को ऑक्शन कर दिया जाता था। एक दिन निश्चित रख दिया जाता, 1 महीना 10 दिन 15 दिन का टाइम रख दिया जाता। अगर उस दिन तक के सूर्य अस्त होने तक वो रेवेन्यू को जमा नहीं किया जाता था तो उस पर्टिकुलर जो उससे रिलेटेड जो ज़मींदार है उसकी एस्टेट को ऑक्शन कर दिया जाएगा, ऐसा माना गया था। तो 3 यहाँ क्लियर हो गए हैं। चौथा कारण क्या था, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ ज़मींदार टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रैयत एंड मैनेज हिज ज़मींदारी। जो परमानेंट सेटलमेंट है उसने शुरुआत में ज़मींदार की पावर को लिमिट कर दिया था कि उसका काम सिर्फ रैयत से रेंट को इकट्ठा करना और ज़मींदारी को मैनेज करना था। तो यहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक उसको फिक्स कर दिया गया था। तो इससे भी बहुत बड़ी समस्याएं आ रही थी, जिससे ज़मींदार से रेवेन्यूज़ को टाइम पे नहीं कर पा रहे थे। कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड दैट ज़मींदार वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ज़मींदार एज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। कंपनी ने देखा कि ज़मींदार एक इम्पॉर्टेंट पर्सन था और वो कंपनी चाहती थी कि उसको जैसे तैसे करके इसको कंट्रोल किया जाए और उसको अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट किया जाए। किसको? ज़मींदार को। तो इसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करना, सबड्यू करना, मतलब उसको अपने कंट्रोल में लेना और उसकी ऑटोनॉमी पावर को भी ख़त्म कर देना। जो सेल्फ डिसीजन पावर थी ज़मींदार की, उसको भी ख़त्म करना था। उसके लिए क्या क्या करना शुरू किया, कैसे उसकी पावर को ख़त्म किया। तो सबसे पहला उन्होंने यहाँ से कि जो ज़मींदार की सैनिक टुकड़ी थी उसको डिस्बैंड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको भंग कर दिया। यानी ज़मींदारों के पास अपने जो भी उनके पास अपनी सेनाएं हुआ करती थी, तो उसकी आर्मी को, उसकी सेना को ख़त्म कर दिया। दूसरा क्या काम कर दिया, कस्टम ड्यूटीज़ एबोलिश्ड। कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ये होते हैं ट्रेड टैक्स, जो वन स्टेट टू अनदर स्टेट या वन एरिया टू अनदर एरिया जितने भी शुल्क कर थे, कस्टम ड्यूटीज़, ट्रेड टैक्स, उन सबको ख़त्म कर दिया। उनकी कचहरी को ख़त्म कर दिया। कचहरी क्या हुआ करती थी, ये ज़मींदार के अपने कचहरी हुआ करती थी जहाँ पर वो फैसले लेते थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि अब पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मींदार अपनी कचहरी में हुआ करता था, कोर्ट में हुआ करता था, लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक कलेक्टर वहाँ ज़मींदार के साथ भेज दिया। तो कलेक्टर की प्रेजेंस में ही, सुपरविज़न में ही सारे फैसले लिए जाते थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ज़मींदार की सारी पावर्स लिमिटेड हो गई थी। ज़मींदार की अपनी पावर सारी, जो लोकल जस्टिस है या लोकल पुलिस है, उसकी भी पावर ख़त्म हो गई। ना अब उसके पास अपनी कोई लोकल पुलिस थी, ना ही उसका अपना कोई लोकल न्याय था। ओवर टाइम द कलेक्टोरेट emerged एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ द अथॉरिटी। अब पावर किसके हाथ में आने लगी? अब कलेक्टोरेट था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। सीवरली रेस्ट्रिक्टिंग व्हाट द ज़मींदार कुड डू, और उस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, बड़े कठोर प्रतिबंध लगा दिए ज़मींदार पर। पहले जो ज़मींदार काम कर सकता था, अब उस पर पाबंदी आ गई थी। इसका मतलब क्या था, उसकी सारी की सारी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दिया गया था। Company officials, in one case, when a Raja failed to pay the revenue, a company officials was speedily dispatched to his zamindari with the explicit instruction. वही बात है कि राजा अगर रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था तो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर उसकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता। क्या दी जाती थी? वो स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन थी वो यहाँ पर दी हुई है, ये वाली। दिस इज़ टू टेक चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ज़िले का चार्ज लेना, एंड टू यूज़ द मोस्ट इफ़ेक्चुअल मीन्स, और सबसे प्रभावशाली तरीके अपनाना, टू डिस्ट्रॉय ऑल द इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी ऑफ राजा एंड हिज ऑफिसर्स। राजा और उसके अफसरों के अधिकार और उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए सबसे प्रभावशाली तरीका यूज़ करना और डिस्ट्रिक्ट का चार्ज ले लेना। ये हेडिंग डालकर, ये इंस्ट्रक्शन देकर उसकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। अब बात करते हैं हम अमला की, कि अमला कौन था? अमला वो था जो गांव से रेंट कलेक्ट करके लाता था।
टाइम ऑफ द रेंट कलेक्शन, एन ऑफिसर ऑफ द जमींदार, यूजुअली द अमला, हुआज अमला, अमला का क्वेश्चन भी आ जाता है। ये एक रेवेन्यू, ये रेंट कलेक्टर हुआ करता था जमींदार का, रेंट कलेक्टर ऑफ जमींदार। ये गांव में जाता था, वहाँ से रेंट कलेक्शन करता था। और रेंट कलेक्शन करना एक पेरेनियल प्रॉब्लम, पेरेनियल क्या होते हैं, थ्रू आउट द ईयर, 12 मासी, पूरे साल की ये समस्या थी रेवेन्यू को कलेक्ट करना। सम टाइम बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइसेस मेड पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफ़िकल्ट फॉर द रैयत। कभी कभार ऐसा होता था बैड हार्वेस्ट, कभी फसल ख़राब हो जाती या फसल के प्राइसेस कम होते तो रेंट देने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। जो रैयत हैं, जो किसान हैं, उनको वो रेंट नहीं दे पाते थे। और दूसरी बात क्या बताई गई है, रैयत डेलिबरेटेड डिलेड पेमेंट, कई बार जो है किसान वो पेमेंट देने में डिले कर देते थे। डिले कर देना मतलब देरी कर देना। तो वो क्यों करते थे, ये भी कुछ चालबाजी थी। जैसे कि जो विलेज हेडमैन हुआ करते थे, जोतदार, तो जोतदार वो रैयत को टाइम पे रेवेन्यू पे करने से मना करते थे। वो चाहते थे कि जैसे तैसे होके ज़मींदार प्रॉब्लम में आ जाए। Only too happy to see the जमींदार in trouble. The जमींदार could therefore not easily assert his power over them. और जमींदार आसानी से उन पर अपना पावर जमा नहीं सकता था, अपनी पावर यूज़ नहीं कर सकता था। किस पर? जोतदार पर। ज़मींदार के पास सिर्फ एक पावर थी कि वो जो डिफ़ाल्टर है, जो दोषी है, उनको प्रोसिक्यूट करना। प्रोसिक्यूट इट मीन्स उन पर मुकदमा चलाना, कि ज़मींदार सिर्फ डिफ़ाल्टर पर मुकदमा चला सकता था। लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है वो बहुत लंबी हुआ करती थी, पता नहीं कितने सालों तक मुकदमा चलता था। तो बर्दवान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर करीबन 30,000 पेंडिंग केसेस थे, और वो सिर्फ रिलेटेड किससे थे, वो एरियर्स ऑफ द रेंट से रिलेटेड थे। जो 1798 की बात है, 1798 में रेंट पेमेंट की बात है, उसके रेंट पेमेंट की बकाया राशि के 30,000 केस वहाँ पर पड़े हुए। तो मतलब ये है कि फैसला जल्दी नहीं लिया जाता था। सिर्फ ज़मींदार के पास ये पावर होती थी कि जो दोषी उसके अगेंस्ट केस फाइल कर देना, लेकिन केस चलते रहते थे, उसका कोई असर नहीं पड़ता था। Just we have discussed about the non-payment of the revenue on time by the zamindars, and the problems which he had to face. Now द नेक्स्ट टॉपिक, द राइज ऑफ जोतदार। अब हम एक नए ग्रुप, एक नई क्लास का एमरजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो कौन सी नई क्लास आई थी, वो थी जोतदार की। जोतदार कौन थे? जोतदार गांव में रहते थे और ज़मींदार शहरों में रहते थे। तो ज़मींदारों का फार्मर्स पर उतना इफ़ेक्ट नहीं था जितना जोतदार्स का था। बहुत सारे ऐसे ज़मींदार थे जो 18th सेंचुरी में बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि एक रिच पीजेंट्स का एक ग्रुप सामने आ गया था। और वो कौन था? वो थे जोतदार्स। जो फ्रांसिस बुकानन है, उन्होंने यहाँ सर्वे किया था दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ बंगाल का। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बताया था, फ्रांसिस बुकानन ये कौन थे? एक सर्वेयर थे। तो सर्वेयर ने अपना अकाउंट लिखा था, और फ्रांसिस बुकानन थे, इनके बारे में इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज पे दी भी हुई है। यहाँ पर हमें एक विविड डिस्क्रिप्शन मिलता है। विविड मतलब एक बिल्कुल सजीव चित्रण यहाँ दिखाया गया है उस रिच पीजेंट्स का, जिन रिच पीजेंट्स को जोतदार कहा जाता था। अर्ली 19th सेंचुरी में जोतदार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड पर उनका कंट्रोल होता था। कभी कभार 1000 एकड़ेज, 1000 एकड़ ज़मीन उनके कंट्रोल में हुआ करती थी। वो लोकल ट्रेड पर और मनी लेंडिंग पर भी कंट्रोल करते थे। लोकल ट्रेड मतलब उनका जो खुद का व्यापार होता था, मार्केटिंग लगती थे, हाट लगते थे गांव के अंदर, या एक गांव से दूसरे गांव के अंदर कोई भी सामान को गांव से शहर के अंदर जो सामान को भेजा जाता था, ट्रेडिंग की जाती थी, उस पर सारा कंट्रोल जोतदार का होता था। एज वेल एज मनी लेंडिंग, अगर पैसे उधार देने होते थे फार्मर्स को तो भी जोतदार ही देता था। इमेंस पावर, बहुत ज़्यादा पावर इसके पास होती थी पुअर कल्टीवेटर्स को अपने कंट्रोल में करने की। यहाँ तक कि एज ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टीवेट थ्रू द शेयर क्रॉपर्स। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा बटाईदारों को भी दिया हुआ था। कौन होते हैं? शेयर क्रॉपर, बटाईदार। जो ज़मीन रेंट पर ले लेते हैं, उसका मतलब सारे का सारी मेहनत, सारे प्लॉइंग अपने आप करते थे, लेकिन उस प्रोडक्शन का जो हाफ हार्वेस्टिंग है, हाफ प्रोडक्शन है, वो जोतदार को देते थे। तो इस तरीके से
बटाईदार भी उसकी ज़मीन पर खेती करते थे। विद इन द विलेज द पावर ऑफ जोतदार वाज मोर इफेक्टिव देन द जमींदार। गांव में जोतदार की पावर ज़्यादा होती थी जमींदार के बजाय। जो जमींदार हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते थे, जोतदार वो विलेजेस में रहते थे और डायरेक्ट कंट्रोल उनका गांव वालों पर होता था। उन्होंने बड़ी ही कठोरता से ज़मींदारों का विरोध किया था। दे एफर्ट्सली मतलब वेरी एग्रेसिवली रेसिस्टेड द जमींदार टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज। विलेज मतलब जमा और हासिल दो तरह का हुआ करता था। तो हासिल तो जितना प्राप्त किया गया, जमा जितना टोटल असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू होता था। तो टोटल असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए जो ज़मींदार है उनका विरोध किया जाता था। किसके द्वारा? वो तालुकदार के द्वारा, जो जोतदार है, जोतदार ज़मींदार का विरोध करते थे। अपना रेंट ये ज़मींदार को तो टोटल कलेक्शन करना होता था, तो जोतदार टोटल कलेक्शन नहीं करने देते थे। वो रीज़न ये था कि वो ज़मींदार की पावर को ख़त्म करना चाहते थे। प्रिवेंट ज़मींदारी ऑफिसर्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज़, मोबिलाइजिंग रैयत हु वर डिपेंडेंट ऑन देम। यहाँ तक कि मोबिलाइज इकट्ठा करना है, रैयत किसानों को इकट्ठा करते थे जो ज़मींदारों पर डिपेंड थे, यानी ज़मींदारों के अगेंस्ट उनको भड़का दिया जाता था। एज वेल एज डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द ज़मींदार। इनफैक्ट व्हेन द एस्टेट ऑफ the zamindar were auctioned for failure to make revenue payment, the जोतदार were often amongst the purchaser। जब भी कभी ज़मींदार अपने टाइम पे रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था और उसकी एस्टेट की ऑक्शनिंग होती थी, तो उस टाइम पे जोतदार भी उसके परचेजर में पाए जाते थे, यानी कि ख़रीदार में कभी कभार जोतदार भी हुआ करते थे। जोतदार वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। अगर नॉर्थ बंगाल में देखें तो जोतदार के पास बहुत ज़्यादा ताकत या पावर हुआ करती थी। विलेज हेडमैन के रूप में काम करते थे। अब गांव के अंदर जो फैसले लेने होते थे वो अब जोतदार कर रहे थे। एज वेल एज इन द अदर पार्ट ऑफ बंगाल, जोतदार को कुछ नाम भी दिए गए। डिफरेंट नेम्स वर गिवन टू द जोतदार। हौलदार, गेंटीदार इनको कहा जाता था, या फिर मंडल्स भी इनको कहते थे। तो कितने नाम बताए मैंने आपको? 1, 2 एंड 3, और चौथा हो गया जोतदार, ये फोर्थ हो गया। तो 4 नाम उनको दिए गए हैं, हौलदार, गेंटीदार, मंडल और जोतदार। देयर राइज इनविटेबली वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी है। अब इनका राइजअप होना, इनकी क्लास का मर्जअप होना, इसका मतलब क्या है? जमींदारी ताकत का ख़त्म हो जाना। ज़मींदार की पावर अब ख़त्म होती जा रही थी और जोतदार की पावर बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट, जोतदार ऑफ दिनाजपुर। दिनाजपुर के एक जोतदार की यहाँ पर बताया गया है, जो फ्रांसिस बुकानन के बारे में बताए थे। कहाँ से आया था? ये फ्रांस से आया था और एक सर्वेयर था, और इन्होंने दिनाजपुर जो नॉर्थ बंगाल का एक इलाका, वहाँ का इन्होंने सर्वे किया था। तो इन्होंने वहाँ ज़मींदार की डिसिप्लिन को कैसे विरोध किया गया है उसके बारे में, एज वेल एज टू अंडरमाइन हिज पावर, और कैसे ज़मींदार की पावर को ख़त्म कर दिया गया था जोतदार ने, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। लैंडलॉर्ड डू नॉट लाइक दिस क्लास ऑफ मैन। ये लैंडलॉर्ड जो जोतदार थे, वो जो भी जोतदार थे वो ज़मींदार की तरह नहीं थे। क्लास ऑफ मैन मतलब ये ज़मींदार की तरह नहीं थे। बट इट इज़ एविडेंट दैट दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। लेकिन ये जरूर निश्चित है कि वो भी गांव के अंदर होने ज़रूरी थे, एब्सोल्युटली नेसेसरी थे। अनलेस द लैंडलॉर्ड्स देमसेल्व्स वुड एडवांस मनी टू देयर नेसेसिटियस टेनेंट्री। क्यों? कि वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड मतलब जोतदार, ये जोतदार अपने किसानों को, उन टेनेंट्स को एडवांस में पैसे दिया करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। जोतदार ये लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड को कल्टीवेट करते थे, बहुत बड़ी ज़मीन पर, या मतलब मैंने आपको बताया था करीबन 1000 एकड़ेज ज़मीन उनके कंट्रोल में हुआ करती थी। और दे वर वेरी रेफ्रैक्टरी मतलब बड़े हठीले और ज़िद्दी हुआ करते थे जोतदार। मतलब ये यूँ ठान लेते कि नहीं, टाइम पे पेमेंट नहीं होने देनी है ज़मींदार की रेवेन्यू की, तो वो इसी हट से काम करते थे। नो दैट द जमींदार हैव नो पावर ओवर देम। और उनको ये भी पता है जोतदारों को कि ज़मींदार उनके ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकते थे, कोई ताकत यूज नहीं कर सकते थे। दे पे ओनली फ्यू रुपीज़ ऑन अकाउंट ऑफ देयर रेवेन्यू। और जोतदार को भी तो रेवेन्यू पे करना पड़ता, सिर्फ कुछ ही पैसे वो एज ए रेवेन्यू के रूप में देते थे।
वो बैलेंस रख लेते थे, इंस्टॉलमेंट पे दिया करते थे, थोड़े थोड़े करके पैसे देते थे। दे होल्ड मोर लैंड देन दे आर एंटाइटल्ड टू बी देयर पट्टास डेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी उनके पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनके पास ज़मीन ज़्यादा हुआ करती थी। तो ज़मींदार ऑफिसर्स को ये चाहिए था कि वो ज़मींदार ऑफिसर्स क्या करते, वो ऐसा होने पर इन जोतदारों को कचहरी में बुला लिया जाता, समन दैम, समन मतलब उनको बुलावा भेजा जाता टू द कचहरी। कचहरी किसकी? ज़मींदार की कचहरी में अब जोतदार को बुलाया जाता। डिटेन दैम फॉर 1 और 2 आवर्स, उनको 1 या 2 घंटे के लिए रोका जाता। विद ए व्यू ऑफ द रेप्रीमेंट, उनको डराया धमकाया जाता था। किसको? जोतदार को। यानी कि ज़मींदार की कचहरी में जोतदार को बुलाया जाता, 1 या 2 घंटे रखा जाता, उसको डराया धमकाया जाता और जो जोतदार है वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते और जाकर जो फौजदारी थाना था, इस कचहरी से अलग एक और थाना था, पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर ज़मींदार की शिकायत कर देते थे कि भाई ज़मींदार ने इनको कैद करके रखा हुआ था। एज वेल एज दे ऑल्सो एट द मुंसिफ ऑफिसर एट द लोअर कोर्ट, एक और छोटा कोर्ट हुआ करता था, वहाँ चले जाते। एंड बीइंग डिसऑनर्ड एंड वायलेंस द कॉजेज कंटिन्यू अनसेटल्ड, इसके ये जो कारण है ये बढ़ते चले जाते, इनके बीच में जो भी झगड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जाते थे। दे इंस्टिगेट द पेटी रैयत, पेटी मतलब छोटे किसान, इंस्टिगेट भड़काना, कि जो जोतदार हैं वो छोटे किसानों को भड़काते रहते थे, नॉट टू पे देयर रेवेन्यू कंसिस्टेंटली, कि भाई वो कॉन्सिक्वेंटली वो लगातार अपने रेवेन्यू को पे ना करे। किसको? ज़मींदार को। कौन भड़काते थे? जोतदार भड़काते थे। किसको पे करने से? ज़मींदार को। ओके, नेक्स्ट वन, ज़मींदार रेसिस्ट। अब ज़मींदार जो है वो कैसे विरोध करते थे? ज़मींदारों ने भी कई तरीके अपना लिए थे। तो कैसे कैसे उन्होंने नीलामी का विरोध किया था, वो अपनी ज़मींदारी को नीलाम नहीं होने देते थे। द अथॉरिटी ऑफ ज़मींदार इन द रूरल एरियाज हाउएवर डिडंट क्लैप्स, कहते हैं ज़मींदार की जो पावर है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पा रही थी। गाँव के अंदर भले ही जोतदार आ गए थे लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई थी। faced with an exorbitantly high revenue demanded possible auction of their estates, they devised ways of supervising the pressure, new context produced new stages। अब नए नए तरीके उन्होंने अपना लिए थे। जो ऑक्शनिंग है, ऑक्शनिंग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने नए तरीके अपनाए थे। सबसे पहला तरीका क्या था? वो था फिक्टिशियस सेल, कि फर्जी सेल हुआ करती थी, बेनामी सेल बेनामी बिक्री हुआ करती थी। ये पहला तरीका था। बहुत सारे मैनोवर्स अपना लिए, षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। राजा बर्धमान के राजा ने क्या किया? सबसे पहले तो ज़मींदारी का कुछ हिस्सा अपनी मदर के नाम कर दिया था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ये डिक्रीड कर रखा था, ऑर्डर दे रखा था कि अगर प्रॉपर्टी वीमेन के नाम है तो उसको नहीं लिया जाएगा। इसलिए जो इस बर्धमान के राजा ने कुछ ज़मींदारी को, कुछ पार्ट को अपनी मदर के नाम कर दिया था। तो सेकंड मूव क्या किया था? दूसरा क्या था कि भी जो उसके एजेंट है वो भी ऑक्शनिंग में मैनिपुलेशन करते थे। रेवेन्यू डिमांड कंपनी की फिक्स थी, विद हेड मतलब फिक्स्ड, वो पूरी तरह से फिक्स थी। अनपेड बैलेंसेस वर अलाउड टू एक्यूमुलेट, जो अनपेड बैलेंस थे वो इकट्ठे होते जा रहे थे, तो ये कभी भी अपने रेवेन्यू को कम नहीं कर रहे थे। विद हेल्ड उन्होंने कर रखा था। व्हेन ए पार्ट ऑफ एस्टेट वाज ऑक्शन्ड द जमींदारी मैन ब्रॉट द प्रॉपर्टी, अब जब एस्टेट का कुछ हिस्सा नीलाम कर दिया जाता तो ज़मींदार के आदमी उस प्रॉपर्टी को ले लेते और उसको ख़रीद लेते। ज़मींदार के आदमी उसको ख़रीदते थे। आउट बीडिंग अदर परचेजर, दूसरे जो बाहर के परचेजर होते उसको भगा दिया जाता था। सब्सिक्वेंटली दे रिफ्यूज़ टू पे अप द परचेज मनी, फिर क्या होता है कि जो परचेज मनी थी, जितना पैसा देना था उसके लिए इसके एजेंट मना कर देते, ताकि जो एस्टेट है वो उसको फिर से बेचा जाए। तो देने से मना कर दिया जाता था। ये कहा जाता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसे करके वो उस ज़मीन को, उस एस्टेट को रिसोल्ड कर दिया जाता था। वंस अगेन इट वाज बॉट बाय द ज़मींदार एजेंट, एक बार फिर से ज़मींदार के दूसरे एजेंट इसको ख़रीद लेते। सेम वही प्रोसेस होती, पैसा नहीं दिया जाता। तो जब बार बार ऐसे ऑक्शनिंग होती थी तो इससे स्टेट जो है एग्जॉस्ट होने लगी। एग्जॉस्ट मतलब थक गई थी, ये प्रोसेस करके पूरी थक गई थी। तो थकने के बाद क्या हुआ, जो लास्ट में एस्टेट को लो प्राइसेस पे ज़मींदार को ही वापस बेच दिया जाता था। तो ये क्या था? ये दूसरा तरीका था।
ज़मींदार तो कभी भी अपनी रेवेन्यू डिमांड को पूरी पे नहीं करता था, तो कंपनी कभी भी अनपेड बैलेंस को रिकवर नहीं कर पाती थी। हैड पाइल्ड अप, जो पूरा ढेर हो चुके थे, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, उन बैलेंस को कभी भी कंपनी पूरी तरह से नहीं ले पाई थी। पूरा का पूरा जो अनपेड बैलेंस है वो अपना रिकवर नहीं कर पाई थी। ऐसे ट्रांजेक्शन्स बड़े बड़े स्केल पर होते थे। 1793 से 1801 के बीच में अगर बात की जाए तो ऐसी 4 ज़मींदारी बेची गई थी बंगाल की, जिसमें बर्धवान भी एक था, क्योंकि 1793 में ही परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। ऐसे बेनामी परचेजर इकट्ठे होते और बेनामी परचेजिंग से करीबन उस टाइम पे 30 लाख की पैदावार हुई थी। 30 लाख इकट्ठे कर लिए गए थे। जो टोटल स्केल ऑफ ऑक्शन था वो ऐसा बताया गया कि इसमें इस 30 लाख में 15% जो है वो फर्जी सेल की गई थी। जो अब ये 4 जो आपको बताए गए हैं, इन 4 में 15% फिक्टिशियस थी। और भी ऐसे तरीके थे जिससे जो ज़मींदारों ने डिस्प्लेसमेंट का तरीका सर्कमवेट कर लिया था। सर्कमवेंटेड मतलब उन्होंने नया तरीका खोज लिया था डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रिलोकेशन, भगा देना, डिस्प्लेस कर देना। तो जब बाहर से ज़मींदारी को ख़रीदने के लिए अगर कोई लोग आते थे तो वो पोजेशन नहीं कर पाते थे, वो उस ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं कर पाते थे अगर कोई बाहरी बीडर आता था, बाहरी दलाल आता था। तो ये क्या था उस टाइम पे, जो उनके एजेंट के साथ लठियाल हुआ करते थे, लठैत, जिनके पास लाठियाँ हुआ करती थी, तो वो उस आउटसाइडर बीडर को पीट के भगा दिया जाते थे। और इससे जो आउटसाइडर बीडर है वो यही सोचता था कि अगर जान बच गई तो ठीक है, वो उसको अपनी पोजीशन को लिए बिना ही भाग जाता था। एंड दे फेल्ट bound to their own zamindar through a sense of loyalty and perceived him as a figure of authority and themselves as his प्रजा। अब ये कोर्स क्या था कि जो गांव वाले थे वो भी ज़मींदार के साथ जुड़े हुए थे। तो वो कैसे जुड़े हुए थे कि वो किसी बाहरी परचेजर को नहीं आने देते थे और अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी को जताते हुए ज़मींदार को ही अपनी फिगर ऑफ अथॉरिटी मानते थे और अपने आप को उनकी प्रजा बताते थे। द सेल ऑफ द ज़मींदारी डिस्टर्ब्ड देयर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ज़मींदारी बिक गई तो ज़मींदारी बिकने पर उनकी अपनी पहचान भी ख़त्म हो जाएगी, ये उनका मानना था। देन उनकी पहचान, उनका गर्व, उनकी प्राइड, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो ज़मींदार हैं वो इजीली डिस्प्लेस नहीं हो पाते थे। अब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी की शुरुआत की। उस टाइम पे क्या था, जो डिप्रेशन इन प्राइसेस वाज ओवर। डिप्रेशन मतलब प्राइसेस में कमी, वाज ओवर ख़त्म हो चुकी थी, मतलब प्राइसेस अब हाई हो चुके थे। कहने का मीनिंग ये है कि जो फसलों की कीमतें हैं वो अब बढ़ चुकी थी। और इस टाइम पे जो प्रॉब्लम है 1790s में, वो कुछ प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ रहा था। Thus those who had survived the troubles of 1790s consolidated their power। और अब तक जिनको प्रॉब्लम, अब ज़मींदार अब तक प्रॉब्लम फेस करते आ रहे थे, लेकिन जब कुछ प्राइसेस बढ़ गए तो इस दौरान इन्होंने अपनी पावर कंसोलिडेट कर ली, इन ज़मींदारों ने अपनी ताकत बढ़ा ली। रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वर ऑल्सो मेड समवट फ्लेक्सिबल। अब थोड़ा सा क्या हुआ, जो रेवेन्यू पेमेंट के रूल्स थे उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई, थोड़ा सा बदलाव लाया गया था। जो रिज़ल्ट क्या हुआ, जो ज़मींदार की पावर है वो गांव में मजबूत होती चली गई। लेकिन 1930 की बात है, ये तो कब तक की बताया हमने, 1790s तक का बताया था कि तब तो जो है ज़मींदार की पावरफुल हो गई थी। लेकिन 1930 से 33 तक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था पूरी दुनिया में, जिससे हर चीज़ की कीमत गिर गई थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की कीमत भी गिर गई थी। तो उस दौरान क्या था कि जो जोतदार की पावर बढ़ गई थी और ज़मींदार की पावर अब ख़त्म हो गई थी। अब हम बात करते हैं 5th रिपोर्ट की। 5th रिपोर्ट क्या था, तो टाइम टू टाइम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर सर्वे किया जाता था कि ये अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है या करप्शन कर रही है, तो उसके ऊपर इसको रिपोर्ट तैयार करके और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजनी पड़ती थी। अगर इस पर आ जाता आपका शॉर्ट नोट तो वो भी आप इजीली कर पाओगे। बहुत सारी बदलाव आए थे जो रिपोर्ट यहाँ बताई गई है। तो एक रिपोर्ट है जो कब तैयार की गई थी, जो 1813 में की गई थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको सबमिट किया गया था। ये 5th रिपोर्ट थी और ये रिपोर्ट किस पर की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की गई थी। ऑफन
ये बताया गया है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई थी ये 1002 पेजेस में तैयार हुई थी, जिनमें 800 पेजेस अपेंडिसेस में आ गए थे। अपेंडिसेस प्रिसिस्ट में के पेज तैयार हुए थे। और इन पेजेस पे क्या लिखा गया था? इन पे लिखा गया है ज़मींदार और किसानों की अर्जियाँ, उनकी एप्लीकेशन, जो उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। दूसरा, रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की रिपोर्ट ये लिखी गई थी अपेंडिसेस में। स्टैटिस्टिक टेबल ऑन रेवेन्यू रिटर्न्स, रेवेन्यू जो लिया गया है उसके ऊपर सांख्यिकी डाटा। और नोट्स ऑन द रेवेन्यू एज वेल एज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास, बंगाल और मद्रास का क्या जुडिशियल न्यायिक प्रशासन था उन सब के बारे में लिखा गया। वो जितनी भी बातें हैं वो सारी किसमें लिखी गई थी? अपेंडिसेस के अंदर लिखी गई थी। टोटल 1002 पेजेस में थे, लेकिन जो 1002 में से 800 पेज जो हैं उन 800 पेज के अंदर ये मैंने अभी जो अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं वो उसके अंदर लिखे गए थे। नेक्स्ट बताया गया है कि कंपनी ने बंगाल में सबसे पहले अपना रूल लागू कर दिया था 1760 मतलब 1757 में। ठीक है, 1757 में अपना रूल लागू कर दिया था। उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था इंग्लैंड में कि भी ठीक है इसने बंगाल में कब्जा कर लिया। पहले तो एज ए ट्रेडर बन के आए थे, तो एज ए ट्रेडर बन के आए हुए और बाद में इन्होंने यहाँ पर अपना कंट्रोल कर दिया था। तो यहाँ ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगी थी। एंड देयर वर मैनी डिबेट्स एंड मैनी अदर कंपनीज हु क्रिटिसाइज द ईस्ट इंडिया कंपनी। और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रही थी। अदर कंपनी अपोजिशन कर रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया और चाइना की ट्रेडिंग पर अपना जो मोनोपोली राइट किया हुआ है तो उसको रोका जाए। नेक्स्ट वन, दीज ग्रुप्स वांटेड ए रिवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्टर दैट गेव द कंपनी दिस मोनोपोली। अब ये ग्रुप मतलब जो दूसरी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड के अंदर, वो कंपनी चाहती थी कि जो रॉयल चार्टर, जो शाही आदेश, शाही चार्टर पास किया गया है उसको मान्य कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। और क्योंकि इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ मोनोपोली राइट, मोनोपोली होती है एकाधिकार, सिर्फ एक का ही अधिकार जो दे रखा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। An increasing number of private traders wanted to share in the East India trade, and the industrialists of Britain were keen to open up the इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट ट्रेडर बढ़ते जा रहे थे, तो उनका भी ये मानना था कि इंडियन ट्रेड में उनका भी हिस्सा हो। और यहाँ तक कि जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ब्रिटेन के जितने भी उद्योगपति थे, वो ये चाहते थे कि जो इंडियन मार्केट है वो उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी ओपन अप हो जाए। बहुत सारी ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप ने भी आर्ग्यूमेंट दिया था कि बंगाल की जीत सबसे ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़ायदे में थी, बट नॉट वाज ब्रिटिश नेशन एज वॉल। ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ायदा बताया गया बंगाल की जीत को, ना कि इंग्लैंड का फ़ायदा नहीं था। कह रहे ब्रिटिश नेशन का, इंग्लैंड का पूरा फ़ायदा नहीं था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ायदा था। इन्फॉर्मेशन अबाउट द company misrule and administration was hotly debated in Britain, and incidents of the greed and corruption of company officials were widely पब्लिसाइज्ड इन द प्रेस। अब इसका जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, गलत प्रशासन और गलत रूल कंपनी का, वो ब्रिटेन में डिबेट किया जाता, बात होती, इसके लोभ लालच भ्रष्टाचार के बारे में भी बात की जाती, और वहाँ के अखबारों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में छापा जाता था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे एक्ट पास किए थे 18वीं सेंचुरी में, ताकि कंपनी के रूल को कंट्रोल किया जाए। जो इंडिया में ये कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे एक्ट पास किए थे। अपॉइंटेड कमेटी टू इंक्वायर इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी। और इसके लिए क्या किया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कमेटी नियुक्त कर दी थी कंपनी के मुद्दों पर इंक्वायरी करने के लिए। कमेटी जैसे कि सेलेक्ट कमेटी बनाई, ये किसने बनाई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाई थी। सेलेक्ट कमेटी ने आके यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सारे एडमिनिस्ट्रेशन और सारी एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट जो तैयार की गई थी उसका नाम रखा गया था द 5th रिपोर्ट। और ये पार्लियामेंट्री डिबेट थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के बारे में तैयार की गई थी। 4 ओवर ए सेंचुरी एंड हाफ, मतलब कि 150 सालों के बाद, 150 सालों के बाद
फिफ्थ रिपोर्ट हमारे माइंड को सेट करती है कि क्या रूरल एरिया में, रूरल बंगाल में क्या क्या हुआ था लेट 18th सेंचुरी में, मतलब कि 1790s 1780s में क्या हुआ था उस सब के बारे में बता रहे हैं। द एविडेंस कंटेंट इन द फिफ्थ रिपोर्ट इज़ इनवैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा कीमती है, ये अमूल्य है फिफ्थ रिपोर्ट। लेकिन फिफ्थ रिपोर्ट को पढ़ना बड़ा ही ध्यान से पढ़ा जाए, ये बात रखी गई है। ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये एक सरकारी रिपोर्ट है और सरकारी रिपोर्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। नीड टू नो द हु रॉट द रिपोर्ट एंड वाई दे वर रिटन, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे हिस्टोरियन को कि इस रिपोर्ट को क्यों लिखा गया था और कैसे लिखा गया था, कौन इनको लिखने वाला था। जो रिसेंट रिसर्चर्स हैं उनको देखना है कि जो जो आर्गूमेंट और एविडेंसेस इस फिफ्थ रिपोर्ट में दिए गए हैं वो को बिना किसी आलोचना के एक्सेप्ट करना गलत होगा, कि उनको अनक्रिटिकली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। पहले उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करनी होगी, पहले उनको क्रिटिसाइज़ करना होगा, तब जाके उन एविडेंसेस को और उन आर्गूमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा। रिसर्चर्स ने बड़े केयरफुली मैनर से इन को एग्जामिन किया। हमारे जो आज जो हिस्टोरियन या रिसर्चर हैं उन्होंने बंगाल ज़मींदार की अभिलेखागार, जो जहाँ पर सारा रिकॉर्ड रखा होता है, उन सारे रिकॉर्ड को खंगाला और जो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल रूल है उसको लिखना शुरू कर दिया था। दे इंडिकेट दैट दे मतलब जो आर्चिव्स पाए गए हैं या जो भी यहाँ इंस्ट्रक्शन जो रिकॉर्ड पाए गए हैं उससे पता चला है कि इंटेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन थी, एक ही उनकी रुचि थी ऑन क्रिटिसाइजिंग द मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की आलोचना करना, कंपनी के कुशासन की आलोचना करना कि गलत शासन कर रही है, उसकी आलोचना करना ही फिफ्थ रिपोर्ट का एक मेन मुद्दा था। फिफ्थ रिपोर्ट एग्जैक्रेटेड द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल ज़मींदारी पावर। फिफ्थ रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा गया, एग्जैक्रेटेड मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात को बताया गया है कि हमारी जो ज़मींदारी पावर है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी और ज़मींदार को अपनी ज़मीन खोनी पड़ी थी। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ऐसा नहीं था। पहले ये भी कहा गया ज़मींदारी नीलाम हुई थी, ज़मींदार जो है वो डिस्प्लेस कर दिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि ज़मींदारों ने बहुत सारे तरीके अपना लिए थे जिससे उनकी ज़मींदारी उन्हीं के हाथों में रह गई थी। 95% ऐसी सेलिंग हुआ करती थी जो कि फिक्टिशियस हुआ करती थी। तो ये था फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में। अगर किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है तो हमने सारे 1 by 1 सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।